बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज हम संप्रभुता से अभिप्राय, उसकी विशेषताएं और उसके स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना अनिवार्य है और ये 4 तत्व हैं जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। तो आज हम इस लेक्चर में संप्रभुता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना अनिवार्य है और 4 तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, तो इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या भी थी, निश्चित क्षेत्रफल था और ब्रिटिश सरकार थी, अर्थात संप्रभुता का अभाव था। और संप्रभुता का अभाव होने के कारण हम उस समय भारत को राज्य की श्रेणी में नहीं रखते थे, लेकिन 1947 में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास जो महत्वपूर्ण तत्व मिला भारत को, वह थी उसकी संप्रभुता, क्योंकि 1947 के पश्चात भारत आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो चुका था। भारत की अपनी संप्रभुता थी और भारत को राज्य की श्रेणी में गिना जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में जो अन्य समुदाय हैं, जो समूह ग्रुप बने हुए हैं, उनके पास जनसंख्या भी है, निश्चित क्षेत्रफल भी है, उनका अपना मैनेजमेंट भी है, लेकिन उनके पास अपनी संप्रभुता नहीं है। तो जब तक किसी समुदाय के पास संप्रभुता नहीं है तब तक वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता। अब प्रश्न आता है कि संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। तो संप्रभुता का जो आंग्ल पर्यायवाची शब्द है वो है सॉवरेनिटी, यानी कि जो लैटिन शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है और जिसका हिंदी रूपांतरण है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, और शब्द व्युत्पत्ति के द्वारा हम कह सकते हैं कि संप्रभुता है वो किसका प्रतीक है, वो सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। संप्रभुता के बारे में विभिन्न समय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए गए हैं, लेकिन संप्रभुता की जो सबसे पहले व्याख्या की गई थी वो व्याख्या जीन बोंदा के द्वारा की गई। जीन बोंदा ने क्या कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। यानी कि संप्रभुता क्या है, सर्वोच्च शक्ति है, और ये किसके ऊपर है, ये नागरिकों के ऊपर है। यह राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानून का भी अंकुश नहीं है, अर्थात यह कानून से भी ऊपर है। संप्रभुता को समझने के लिए हम संप्रभुता को 2 भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। देखिए, किसी भी राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक संप्रभुता की। तो आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। कहने से अभिप्राय है कि आंतरिक क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। जो मनुष्य है, नागरिक हैं, वो राज्य के अधीन है। राज्य उनको आज्ञाएं दे सकता है, राज्य उनको आदेश दे सकता है, और क्योंकि जो राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता है तो नागरिक राज्य के आदेशों को मानने के लिए बाध्य है।
तो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व ये आंतरिक संप्रभुता अर्थात राज्य के पास है। इसी तरह जब हम बाहरी संप्रभुता की बात करते हैं तो बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र है, यानी कि बाहरी रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी विदेशी सत्ता का आधिपत्य नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब भारत ब्रिटेन के अधीन था तो वो ब्रिटिश सत्ता के कारण उसके पास संप्रभुता नहीं थी, बाहरी संप्रभुता नहीं थी, और बाहरी संप्रभुता न होने के कारण वो ब्रिटिश सत्ता के आदेशों की पालना करने के लिए बाध्य था। तो राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है, और एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। जिस राज्य के जो संप्रभु राज्य है वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। किसी राज्य के साथ उनके मित्रतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण संबंध है, ये राज्य की संप्रभु शक्ति का ही दायित्व होता है। क्यों? तो हम कह सकते हैं कि संप्रभुता के दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। तो संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छापूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य सर्वोच्च है आंतरिक और बाहरी क्षेत्र। संप्रभुता को और अधिक विस्तृत रूप से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे संप्रभुता के लक्षण। पहला लक्षण क्या होता है संप्रभुता का? निरंकुशता, यानी कि संप्रभुता का जब हम अर्थ डिस्कस कर रहे थे तो संप्रभुता से अभिप्राय सर्वोच्च शक्ति से है, और ये जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो निरपेक्ष और निरंकुश होती है। यानी कि राज्य, चाहे वो लोक कल्याणकारी राज्य है या निरंकुश राज्य है, राजतंत्र है या लोकतंत्र है, शासन को चलाने की संपूर्ण शक्ति राज्य के पास होती है, और राज्य की वह शक्ति निरंकुश और सर्वोच्च होती है। राज्य जिस किसी विषय पर कानून बना देता है उस कानून की पालना करना नागरिकों का दायित्व होता है, और वह बाहरी रूप से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो पहली विशेषता या पहला लक्षण है निरंकुशता, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो निरपेक्ष और निरंकुश है। दूसरी जो विशेषता आती है वो मौलिकता। ये कहा जाता है कि यदि राज्य को शक्ति प्रदान की जाती है, प्रदत्त की जाती है, तो फिर वो मौलिक नहीं हो सकती, लेकिन जो संप्रभुता है वो मौलिक है। यानी कि प्रदत्त शक्ति है तो वो संप्रभुता की श्रेणी में नहीं आती। किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त शक्ति संप्रभुता से इसका मतलब है वो उच्च है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रभुता की दूसरी विशेषता क्या हो गई? इसकी मौलिकता। किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं, संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है, उसकी ये शक्तियाँ मौलिक हैं। सर्वव्यापकता, यानी कि राज्य के आदेशों का पालन समस्त व्यक्तियों और समुदायों के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है, और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यानी कि राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है, जो जनता है, नागरिक है, उन सब पर राज्य की संप्रभु शक्ति, वो सब राज्य की संप्रभु शक्ति के आधिपत्य में रहते हैं। यानी कि राज्य की जो संप्रभु शक्ति है वो सर्वव्यापक है, समस्त समुदाय
और सभी व्यक्तियों को उन आदेशों की पालना करनी होती है। स्थायित्व है, यदि संप्रभुता स्थायी नहीं होती, संप्रभुता का यदि अंत हो जाता है, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि संप्रभुता के अंत के साथ ही राज्य का भी अंत निश्चित है। तो संप्रभुता क्या है? स्थायी है। जब तक राज्य है, या हम कह सकते हैं कि राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि संप्रभुता है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। सरकारों का परिवर्तन हो सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जो राज्य की संप्रभुता है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो स्थायी रूप से कार्य करती है। अपृथकरणीयता यानी कि जो संप्रभुता है उसको राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को राज्य से पृथक तभी किया जा सकता है जब राज्य नष्ट हो जाता है। तो जो संप्रभुता है वो राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है। अन्यथा इससे अभिप्राय है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति होती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश दे सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना से अभिप्राय है राज्य के भीतर राज्य को मान्यता देना। तो ये थी संप्रभुता की विशेषताएं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर कोई भी राज्य आंतरिक और बाहरी रूप से सर्वोच्च और निरंकुश है। नेक्स्ट आता है संप्रभुता के विविध रूप। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता विविध रूपों में देखने को मिलती है। पहली है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। देखिए, जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है उन देशों में संप्रभुता के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। जो औपचारिक संप्रभुता होती है वो नाम मात्र की संप्रभुता होती है। नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। जैसे भारत है, भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभुता का प्रतीक है। इंग्लैंड में सम्राट औपचारिक संप्रभुता का प्रतीक है, जिसके पास सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है ये वास्तविक संप्रभुता के प्रतीक है। अमेरिका में शासन चलाने की समस्त शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, तो ये राष्ट्रपति वास्तविक संप्रभुता का प्रतीक है। और भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में जो सम्राट और राष्ट्रपति है ये औपचारिक संप्रभुता हैं, और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो वास्तविक संप्रभुता के प्रतीक हैं। इसी तरह हम बात करते हैं वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता की। वैधानिक संप्रभुता क्या है? जिसमें एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभुता कहा जाता है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। और राजनीतिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें शासक वर्ग जनता के माध्यम से शासन करने की शक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये संप्रभुता के रूप हैं, यानी कि औपचारिक और नाम मात्र की संप्रभुता तथा वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। धन्यवाद।